जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो एक ड्रोन स्ट्राइक में जॉर्डन में मारे गए हैं। और ये अमरीकी सदर बाइडन ने भी कंफर्म किया है। और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तार साहब, कहा जाता है कि जब से गज़ा की जंग शुरू हुई है, ये पहली दफ़ा जो है वो कुछ ऐसा हुआ है कि अमरीकी फ़ौजी जो हैं उनको टारगेट किया गया है। तार साहब, अमेरिका क्या कर सकता है? ये तो एक समझें कि डायरेक्ट, और ये जो जिन लोगों ने मारा है, सुनने में आया है कि वो ईरानी बैक्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ईरान पहले इराक पे हमला कर चुका है, पाकिस्तान पे हमला कर चुका है, सीरिया पे हमला कर चुका है, अब वो जॉर्डन पे कर रहा है, होथीस को वो बैक कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडियन अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है। और ऐसे लग रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को इंसाइट कर रहा है ईरान, और शायद वो इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है। आपका तज्जिया क्या है? हाउ डू यू सी सर? अमेरिकन वाशिंगटन क्या कह रहा है इस वक्त सर? चीमा साहब, ये मैं आज बल्कि बताता हूं कि आज वॉशिंगटन डीसी की नब्ज क्या है, इस पे यहाँ पे चैटर क्या चल रहे हैं। बल्कि मैंने इस पे एक 10 पॉइंट लिखे हैं। पहले वो 10 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फिर उसी 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ड्रोन से अटैक हुआ है, 3 मर चुके हैं, 30 जख्मी हैं या 34 जख्मी हैं, ये दो खबरें आ रही। दूसरे नंबर में ये कहना चाहूंगा, 159 159 अटैक हो चुके हैं अमेरिकन एसेट्स के ऊपर। तीसरी, आपने खुद फरमाया कि ईरानी बेस थे। चौथी बात इस पे ये करना चाहूंगा कि होती आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पे इन्होंने एक कोलिजन बनाया था, और जब इन्होंने उस पे हमला किया तो आधा कोलिजन छोड़ गया था, आधे आधे ममालिक छुप पीछे हट गए थे। उसके बाद ये अगली जो मैं बात बताना चाहूंगा कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस वक्त इराकी जो 25,000 फौजी वहां 2500 जो वहां पे इस वक्त सोल्जर मौजूद हैं, उनको इराकी गवर्नमेंट ने कहा है इन सिंपल वर्ड्स, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, निकलो यहां से जल्दी। इतनी कमजोर हो चुकी है। दूसरा, उसमें मैं अगली बात जो करना चाहूंगा कि बाहर ये किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे। टेक्सास के अंदर हालते जंग है फेडरल गवर्नमेंट स्टेट ऑफ टेक्सास के साथ, और 25 गवर्नर इस वक्त रिपब्लिकन जो हैं, दे आर सपोर्टिंग टेक्सास। बल्कि यहां पे कई जो लोकल बातें लोग कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर टेक्सास के साथ सिविल वार शुरू होने वाली है, क्योंकि जो फेडरल एजेंसियां, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है, वो वहां पे तारें काट के लोगों को अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये समझते हैं बाइडेन साहब कि वो डेमोक्रेटिक वोटर्स होंगे हमारे फ्यूचर के। और दूसरा, टेक्सास के रिपब्लिकन या जितने रिपब्लिकन है वो समझते हैं कि ये सारा गांधा टेक्सास, ये सारा जो इलीगल इमिग्रेशन है, इसके अंदर जो लोग हैं वो ना सिर्फ इलीगल लोग आ रहे हैं, बल्कि ड्रग्स आ रही हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं। तो अगर घर के अंदर हालात खराब हो तो फॉरेन पॉलिसियों पे बातें नहीं होती। उससे अगला पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 हफ्ते से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का कोई पता नहीं है, वो कहां है, किस हालत में है, रिपोर्ट काम करने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते। अगले दिन उन्होंने अपने किसी हॉस्पिटल के कमरे से या घर के कमरे से कहा जाता है कि वो रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट उन्होंने सिर्फ शक्ल दिखाई है। उनका कोई पता नहीं है कि वो किस हालत में इस वक्त मौजूद है। उनसे रेजिग्नेशन कोई इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ही इज हैंड पिक्ड बाई हमारे बराक ओबामा साहब की तरफ से। उसमें ये साथ एक और बात भी करना चाहूंगा, ये पहली दफा नहीं हुआ है, 2 नेवी सील अगले दिन रेड सी के अंदर वो भी मारे जा चुके हैं, उनकी बॉडियां मिल चुकी हैं। उससे अगली बात जो मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये है कि इस वक्त पुतिन और प्रेसिडेंट शी इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं कि हाउ अमेरिका रिएक्ट विद इट। उससे अगली बात जो मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, कि ना सिर्फ इस वक्त एलाइज आपका साथ इनका छोड़ चुके हैं, बल्कि डर रहे हैं कि जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, वो हमारे साथ क्या करेंगे। हमारा कोरिया और जापान बिलखसूस इस वक्त दे आर शेकिंग कि ये हमारे साथ। और मिडल ईस्ट आपको पता है, सऊदी अरेबिया छोड़ के चाइना के जाके बगल में बैठ गया है। आपको पता ही है जो हालात है। अब इस वक्त सबसे कड़ा इम्तिहान है, बराक ओबामा को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन साहब तो पहले ही बीमार हैं, लेचार हैं। वो स्टेज पे चढ़ जाएं तो उनको उतारने के लिए 2 बंदे भेजने पड़ते हैं कि उतार के ले आए उनको। उन्होंने क्या फैसला करना है। लेकिन मर्दे बीमार है। मर्दे बीमार इसलिए है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक गाजा में, जिस तरीके से ना इजराइल इनकी बात सुन रहा है, ना मिडल ईस्टर्न इनके एलाइज इनकी बात सुन रहे हैं।
तो ये क्या रिटेलिएट, होतियों से ये डर रहे हैं, कांप रहे हैं ये उनके सामने। यहां इनके 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं वहां। आप इनकी सीरियसनेस का खुद अंदाजा लगा लें आप। और मैंने जिस तरह पहले अगले दिन अर्ज किया था कि फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की ये है कि यूक्रेन को कहते हैं कि तुम हमारी जंग रशिया से लड़ो, पाकिस्तान को कहते हैं आप ईरान की जंग हमारे लिए लड़ो, भारत को कहते हैं चाइना के साथ हमारी जंग आप लड़ो। खुद किधर हैं? खुद ये पहले अफगानिस्तान से अंधेरे की रात रात के अंधेरे में भागे थे, अब इराकी इनको निकालने के लिए तैयार है वहां से, जहां इन्होंने ट्रिलियंस डॉलर जाया किए, ट्रिलियंस। और मैं इस पे एक थोड़ी सी फिलॉसफी ये भी बताना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट में इन्होंने किया क्या था, इसके बारे में इनकी अपनी भी फिलॉसफी थी। जब जॉर्ज बुश जूनियर, जब उन्होंने ये सारा कुछ ये 2-3 मुल्क तबाह किए थे, उस वक्त ये भी सोचा जाता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले समझा जाता था कि अटलांटिक से इस साइड पे अमेरिका इज सेफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब सितंबर 11 हुआ तो वो लोग पहुंच गए यहाँ पे, तो इन्होंने एक यहाँ पे एक नया एक डॉक्ट्रिन दिया था, वो कहते थे रोश मेंटेलिटी, रोश मोटर, कि रोचेस को उधर ही दूर रखो। तो शायद ये अमेरिकन अभी तक सोचते हैं कि ये रोज कैंप बनाया गया था इराक और लिबिया और सीरिया को, ताकि ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने एक दूसरे के साथ वहां अपने एक दूसरे को मारते रहे, अटलांटिक से इस साइड पर ना आए। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो पॉलिसी भी इन्होंने ड्रॉप कर दी है, क्योंकि 15 मिलियन के करीब लोग इस वक्त बॉर्डर क्रॉस करके यहां पहुंच चुके हैं, जिनमें यमनी भी हैं, जिनके अंदर चाइनीज भी मौजूद हैं, जिनके अंदर सीरियन भी मौजूद है, जिनके अंदर हर रंग बरंग किस्म के लोग मौजूद हैं। मेरा ख्याल है वो पॉलिसी तो इनकी नहीं है जो अब ये उससे आगे जा चुके हैं अगले लेवल पर। लेकिन चीमा साहब, अगर देखा जाए तो बिल्ली और चूहे की गेम है वो। मैं इस तरह बताना चाहूंगा, ईरान भी सीधा अटैक नहीं करता इनके ऊपर, ना इजराइल के ऊपर और ना अमेरिकन एसेट्स पे। वो अपनी प्रॉक्सिस के साथ इनके साथ कर रहा है जो भी करना है, चाहे होती हो, चाहे उन्होंने एरबिल में अटैक किया हो, चाहे उन्होंने आइसिस के ठिकानों पे सीरिया पे अटैक किया हो, चाहे पाकिस्तान में उन्होंने जैश अल अदल के ऊपर अटैक किया हो। वो भी सीधे नहीं अटैक कर रहे हैं और ये भी सीधा अटैक नहीं करते, क्योंकि ये डरते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, जो लॉयड ऑस्टन, वो अपनी गुमशुदगी से पहले कह चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये वी आर वेरी केयरफुल कि ये जंग जो है इससे मजीद आगे ना निकल जाए। तो उसी प्रोटेक्शन में जूते खा रहे हैं ये, और खाते रहेंगे ये, बिल्कुल डर रहे हैं इस वक्त। यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा चीमा साहब, क्योंकि मैं अपना एंगल ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं रिपब्लिकन हूं, रिपब्लिकन गैदरिंग्स में मुसलसल जाता हूं। सबसे पहले बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन के अंदर मुसलसल ये ब्रैग करते हैं कि मैंने ईरान को चोक कर दिया था, सैंक्शंस काम कर रही थी, ईरान के पास पैसा नहीं था। ईरान को सारी ताकत देने वाला बराक ओबामा है, उन्होंने कैश भी प्रोवाइड की, सैंक्शंस भी लूज की। और उसके बाद बाइडेन साहब ने आके, तो खैर यूक्रेन जंग के बाद बिल्कुल हथियार फेंक दिए वो इस तरीके से कि इनकी सैंक्शंस रशिया पे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। रशिया ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया, बल्कि दर हकीकत रशियन तेल इंडिया जाता था, रिफाइन करके अमेरिका वाले लेते थे आपसे। तो इनके अपने हालात ये थे कि इन्होंने रशिया को ताकत बहुत सुपर रिच किया। आज ईरान को पैसा ये खुद भी दे रहे हैं और रशिया भी दे रहा है। आगे मैं उसमें छोटी सी एक और बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त यूक्रेन जंग क्या है, मैं थोड़ा उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। अगले दिन लास वेगस के अंदर इस वक्त जो अगली प्राइमरी है वो नवाडा में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पे बड़े भरपूर अल्फाज के साथ ये कहा कि यूक्रेन जंग में अमेरिका $200 बिलियन दे चुका है और यूरोप सिर्फ $20 बिलियन दे चुका है। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने $200 बिलियन क्यों दिया है, क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लॉयड ऑस्टिन कौन है? रेथियन से आए हैं। रेथियन क्या है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। टोनी बिल्किन कहां से आए हैं? वो बोइंग के बोर्ड के ऊपर थे, एडवाइजर थे उनके। और ये सारा का सारा 200 बिलियन में से 190 बिलियन तो इन दोनों को ही दिया होगा, और तीसरी कंपनी शायद आपकी दूसरी नॉर्थरप ग्रुमन होगी। ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की गेम है। किसी को भी अगर शक हो तो गूगल करके देख ले, और 200 बिलियन में से तो ज्यादातर ये कमीशन और किकबैक ये खुद ही खा पी गए होंगे। लेकिन ये है अमेरिका के अंदर चीमा साहब, दुख के साथ मैं ये रिपोर्ट करूंगा, जो लानतें करप्शन की मैं छोड़ के आया था थर्ड वर्ल्ड एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर, अब अमेरिका के अंदर वो आम होती जा रही है। मैं उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, जब सोसाइटी के अंदर पुलिसिंग खत्म कर दी जाए, जुडिशरी कमजोर कर दी जाए, जब ये मुसलसल आपके रिप्रेजेंटेटिव ये कहें कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं तो जाके आप चोरी कर लें, तो तीसरी चीज उस सोसाइटी में क्या आती है? करप्शन आती है। इस वक्त महंगाई जोरों पर है,
लोगों को मुसलसल कहा जाता है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। वर्क फ्रॉम होम इनको पता नहीं है, इंसानी सुस्ती सुस्ती इंसानी जिबिलत का एक हिस्सा है। मेजॉरिटी ऑफ अस वी परफॉर्म अंडर सुपरविजन। जब सुपरविजन खत्म कर दी जाए, वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आज भी आधे से ज्यादा शट डाउन है, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी इमिग्रेशन है। आप ट्राई करके देख लें इमिग्रेशन क्या है। मैं अगले दिन हैरान हो गया, मेरा जाती एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एक बिजनेस बिल्डिंग के अंदर वहां पे जनरेटर लगवाना था, तो बाल्टीमोर गैस एंड इलेक्ट्रिक को पैसे देने के बावजूद उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया कि हम आके इसको कनेक्ट करेंगे, जिस तरह एक डेवलपिंग कंट्री के साथ होता था। तो ये आजकल और दूसरा, यहाँ पे अगर कोई डेमोक्रेट लौंडा लपाड़ा चैलेंज करने की कोशिश करे तो मैं उसको ओपनली ये कहूंगा, गूगल करके देख लो कि अमेरिका के अंदर आखिरी एयरपोर्ट कब बना। शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में 25 साल पहले बना था। आखिरी नई हाईवे कब बनी थी? आज से मेरे ख्याल में, मैं जब से अमेरिका में आया हूं उसके बाद नहीं देखा। आज अगर कोई बड़ा पुल जो है वो बूढ़ा होकर गिर जाए, ये दोबारा बनाने की सलाहियत नहीं रखते। ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास विल मौजूद है। इस वक्त ओपन आल ऐलान ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्टों पे के लोगों को आप उसमें देख ले, अगले दिन अलास्का एयरलाइन का जिस तरीके से दरवाजा उतरा है, उसके बाद लोगों के क्या हालात हैं। और ग्रीन डील जो डेमोक्रेट पार्टी ने दी है, उसके अंदर दो चीजें मौजूद ही नहीं है, न जहाज है न कारें हैं। उसके ऊपर ट्रेन है या खोते हैं, उसके ऊपर लोग ये चढ़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है चीमा साहब, कि ये बहुत बड़ा टेस्ट है। जिस तरह कहते हैं ना, बंद गली में फंस गए आके। अब या तो इस पर रिस्पॉन्ड दें। इस वक्त रिपब्लिकन जो जितने लॉ मेकर हैं, वो ओपनली कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी एंड पुतिन दे आर वेटिंग। वो देख रहे हैं क्या करते हैं। इसके बाद वो भी कैलकुलेट करेंगे आगे के हाउ टू डील विद देम। लेकिन उन्हें यह जरूर पता है कि जो बराक हुसैन ओबामा इज नॉट अ फाइटर, क्योंकि उनको टेस्ट वो सीरिया में कर चुके हैं पहले। इस वक्त गवर्नमेंट इज रन बाय ओबामा, और दूसरी साइड पे कौन है? पुतिन है और प्रेसिडेंट शी है। मुझे जहां तक मेरी अपनी असेसमेंट है कि वेरी वेरी मिनिमल किस्म का कोई इसका रिस्पॉन्ड होगा। जिस तरह कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इसका रिस्पॉन्ड दे सकता था या देता था, उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं होगा। उसकी दो वजूहत है। ना घर के अंदर सपोर्ट हासिल है जो बाइडेन को, ओबामा को, और ना ही साथ कोई एलाइज मौजूद है। ना यूरोप पूरा साथ खड़ा है, मिडल ईस्टर्न सारे साथ नहीं खड़े, आप देख ही रहे हैं। और ना ही कोई हालात, ना इकॉनमी ठीक है इनकी। बिल्कुल तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं देख रहा था कि सेनेटर रॉजर विकर, रिपब्लिकन यूएस सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में है। उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि डायरेक्टली ईरान को टारगेट करें और इसके लीडर्स को टारगेट करें। इसी तरह हाउस आर्म्ड सर्विसेज के चेयरमैन जो है माइक रॉजर्स, उन्होंने भी ये कहा है कि बाइडेन जो है वो ईरान को अकाउंटेबल ठहराए, क्योंकि ये प्रॉक्सीज हैं। इसी तरह लिंडसे ग्राहम सब ने जो है वो कहा है। तार साहब, ये जो आपने बात की है, अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, और ईरान जो है वो पूरे खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है। क्या अमेरिका डायरेक्ट ईरान पे टारगेट कर सकता है? जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। और दूसरा तार साहब, इंडिया तो जाके हो बैठ गया था ईरान के पास, डॉक्टर जयशंकर के होती इसको नकेल डालें, वरना हम फिर, आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। सो इंडियंस तो डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने मिलिट्री स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर ली। अमेरिका कुछ कर सकता है वाकई? अगर जो रिपब्लिकन्स प्रेशर डाल रहे हैं, डेमोक्रेट्स, जो कांग्रेस प्रेशर डाल रही है, क्या अमेरिका डायरेक्ट ईरान के अंदर टारगेट कर सकता है? ये तो बड़ा मौका है अगर अमेरिका कुछ करना चाहे तो। चीमा साहब, जंगें मेरे ख्याल में, जो मेरा माजी का सारा एक्सपीरियंस है, मैं बिलखसूस अगर देखा जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, डेजर्ट स्टॉर्म, मैंने सारा बड़ा तफसील से पढ़ता हूँ। आई हैव इंटरेस्ट इन इट। फॉरेन पॉलिसी पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसके अंदर। अगर देखा जाए तो इस वक्त अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस अमेरिका वोंट रिस्पॉन्ड। उसकी वजह ये है, फॉल ऑफ काबुल। फॉल ऑफ काबुल वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सीआईए ने ऑपरेशन बड़े लिमिटेड कर दिए हैं अपने। इस वक्त इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। इनकी काबुल में तालिबान के बारे में इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर थी। इनकी इराक के बारे में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इनकी फ्लोर थी। उसके बाद यूक्रेन इनके बारे में इन्होंने कहा था कि कीव विल फेल डाउन इन 3 days और सब तो, लेकिन वो अभी भी खड़ा है। इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर है। और तीसरी बात है, जंगें विल के साथ लड़ी जाती है चीमा साहब, आर्मामेंट्स के साथ नहीं लड़ी जाती। ये $85 बिलियन का असला छोड़ के भागे हैं वहां पे रात के अंधेरे में। और दूसरे पठान भाईजान है, वो खोतों और मोटरसाइकिलों पे।
उनके पास। ये देखिए ना, गौर से देखें। और मैंने यहां पे अर्ज की थी, मुझे दुख था क्योंकि उसकी वजह यह है कि आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ, कि CIA चीफ वेंट टू तालिबान, रिक्वेस्टेड फॉर 7 days एक्सटेंशन टू लीव अफगानिस्तान। तो उस बंदे ने आगे से, पठान भाईजान ने कहा था, दिस इज नॉट अ रेड लाइन, इट्स अ डेड लाइन, इट्स नॉट अ इट्स अ डेड लाइन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। तो मैंने उसके बाद ये कहा था कि तुम अपने स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्लोमेट्स को फ्यूचर में क्या पढ़ाओगे, मिलिट्री एकेडमीज में क्या बताओगे कि CIA का चीफ जाके एक ऐसे पठान के पांव में गिर के रोया, गिड़गड़ाया था फॉर 7 days। आप आज कह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करेंगे ईरान को। और ईरान क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ईरान क्या है। ईरान का इन्फ्लुएंस इस वक्त कितना, बहुत मिडिल ईस्ट के अंदर कितना बढ़ चुका है, आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूं, ईरान को बनाया गया है, इन्होंने बनाया है। इन्होंने इराक को गिरा के वहां पे शिया, इस वक्त जितने शिया गवर्नमेंट वहां बैठी है, सारे एग्जाइल में थे, ईरान के अंदर एग्जाइल में थे जितनी गवर्नमेंट उनकी। फिर इस वक्त यह भी कहा जाता है कि 1 लाख के करीब ईरानी क्या कहते हैं, पासबदाराने इनकलाब जो है, वो 1 लाख के करीब तो सीरिया में वो लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह देख लें आप, फिर उसके बाद आप देख लें गाजा के अंदर। उनको रिटेलिएट करने की पोजीशन रखते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए क्या है कि एक सिंगल ग्राउंड, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये अमेरिकन बूट्स उतारने से डरते हैं, ये डरते। अभी आप देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 डेड बॉडियां आएंगी ना, यहाँ डोवर पे आती हैं, यहां से तकरीबन 100-150 मील के फासले पे डोवर डेलवेयर के अंदर जितनी डेड बॉडियां आती हैं, तो वो देखिएगा उसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है। तो इनके क्योंकि उसकी वजह ये ना कि जब आप, मेरा मकसद है कि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। मैं परसों आया हूं न्यू हैम्पशायर से, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास बैठा था मैं जब, तो उन्होंने उस वक्त भी मेंशन किया था कि तालिबान एग्री कर चुके थे कि आप बटग्राम एयरबोस बेस रखें आप, और हम रखना चाहते थे। यही हम हमेशा लोग बात करते हैं कि व्हाट इज, देखिए जी, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन विड्रॉ करने के तरीकाकार होते हैं। विड्रॉ करने का सबसे बड़ा डिफरेंस ये था अफगानिस्तान से, कि वो कहते थे एयर सपोर्ट सबसे आखिर में बंद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी थी, इन्होंने सबसे पहले बंद की थी, जिसकी वजह से तालिबान फौरन आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उनकी दूसरी फौज सारी भाग गई, और दूसरी सारी फौज सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में थी, वरना फिजिकल तो उनकी फौज थी ही नहीं। उसको कहते हैं गोस्ट सोल्जर थे सारे, तनख्वाहें लेते थे लेकिन फिजिकली तो थे ही नहीं वो। उसके बाद बटग्राम एयर बेस जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब रखना चाहते थे। उन्होंने कल न्यू हैम्पशायर में कहा था, उन्होंने कहा कि मैं चाइना के पास अपनी बेस रखना चाहता था, और सारी बेस इतना पैसा अमेरिका ने लगा के बनाई थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वो जो एयरपोर्ट है वहां। लेकिन इन्होंने वो सारा कुछ, बल्कि उन्होंने कहा ये कुत्ते छोड़ आए थे अपने। दूसरी चीजें तो अलग की बात है, ये जो इनके अपने इन्होंने कुत्ते रखे हुए थे सेफ्टी वाले, जो वो स्निफ करते हैं बॉम्ब्स वगैरह, ये वही छोड़ के भाग गए थे वहां से। असला तो अलग की बात है। तो दर हकीकत इस वक्त, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ओबामा साहब इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा आर्मी बेसिस ओबामा साहब ने बंद की थी, और इंटरनेशनल बेसिस भी इन्होंने बंद की थी। वो सारी की सारी बेसिस चाइना इस वक्त रिलीज कर चुका है। और देखें, बात होती है ना मैंडेट की, कंपनियों की, पार्टियों की, डेमोक्रेट पार्टी का मैंडेट ही नहीं है डिफेंस का। इनका यूरोपियन मॉडल, यूरोपियन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मॉडल है। मॉडल किस चीज का है मैं बता देता हूं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो कि एक एक स्टेट से भी छोटी हैं, जिनके पास फौजें मौजूद ही नहीं है, जिन्होंने आज तक जंगों कोई की ही नहीं है, लेकिन ये कि उनका मॉडल इस वक्त बराक ओबामा बैठे हैं, ही इज अ किंग राइट नाउ। वो जो डिसीजन सारे उसने लेने, और वो पिछले 14 साल अगर देखा जाए, तो पुतिन तो उसको स्टडी कर चुके हैं कि पिछले इस वक्त वो 12 साल से अमेरिका को चला रहे हैं। कौन से कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया माजी के अंदर। उनकी जितना अपना 8 साल थे उसको अपोलोजेटिक गवर्नमेंट कहा जाता था। क्यों? जहां तकरीर शुरू करते थे माफी से शुरू करते थे जाके। मैटर ऑफ फैक्ट, ड्यूरिंग हिज लास्ट 12 years, अमेरिका हैज लॉस्ट द डिग्निटी of being a superpower. America has lost the title of to be called a superpower. और अगर गलती के साथ अगला कोई बंदा पिक कर लिया बराक ओबामा ने, इसका मतलब ये होगा कि एक पर्सन, एक प्रेसिडेंट विल रन दिस कंट्री फॉर 20 years। और मैं ये गारंटी कर देता हूं कि 20 साल के बाद अमेरिका विल बिकम अ नॉन लिवेबल प्लेस, क्योंकि पुलिस बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, अदालतें बंद कर दी जाएंगी, जेलें बंद कर दी जाएंगी। जिस तरह आजकल लोग पूरे अमेरिका के अंदर स्टोरों में जाते हैं, $1000 से कम की चोरी करके आप वॉकआउट कर दें, कोई आपको रोकने वाला नहीं।
इस तरह की कंट्रीज में रहा जा सकता है? और ड्रग, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अमेरिका के अंदर ड्रग को लीगलाइज कर दिया जाएगा, और फिर आप ये बताएं कि ये मुल्क लिवेबल रहेगा? ये अमेरिकन आपको बीजिंग में पिज्जा डिलीवरी करते देखे नजर आएंगे आप? लेकिन अमेरिकन चौधरी साहब, अमेरिकन बीजिंग में ऊबर चलाएंगे 20 साल के बाद, अगर बराक ओबामा ने 20 साल ये मुल्क चलाया। जी जी। लेकिन तार साहब, क्वेश्चन ये है कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा अमेरिका लगाता है, सबसे ज्यादा आइडियाज उनके हैं। मैं देख रहा था कि जो अमेरिका की जो कुछ जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो तो बहुत, मतलब अभी भी सबसे $50 ट्रिलियन की स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है वो चाइना की, आई थिंक $8 ट्रिलियन की। उसके बाद जो है जापान की 6 ट्रिलियन की, और अभी इंडिया की जो है। दरअसल ये तो कोई compete ही नहीं करता। आप चीमा साहब, ये दो चीजें मैं बताना, एक उसमें ऐड थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, माजरत के साथ। चीमा साहब जरा गौर करें, इस वक्त अमेरिका को उठाया हुआ किन्होंने? इलॉन मस्क कौन है? साउथ अफ्रीकन, इज नॉट एन अमेरिकन। इस वक्त अमेरिका को चला कौन रहे हैं? हमारे भारतीय भाईजान चला रहे हैं सारे। कोई अमेरिकन नजर आता है आपको? कोई में से इंटेलेक्ट नजर आता है? तीसरी नस्ल कौन से? हमारे यहूदी भाई हैं सारे, वो चला रहे हैं। वॉल स्ट्रीट की आपने बात की है, खोल के देख लें, जुकरबर्ग और दूसरे जो नाम खोल के देख लें। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सारे, वो आर्टमैन कौन है? तीन इन कौमों को निकाल, आप फॉरनर्स को निकाल दें, इंडियन निकाल दें, यहूदी निकाल दें, पीछे इनके पास क्या है? इनके पास आलू बचते हैं फिर भी इसके पास आया के, और क्या चीज बचती है इनके पास? या नशा बचेगा? इसमें नशे पे लगी पड़ी सारी कौम, नशा पी के जहाजों के दरवाजे नहीं लगा रहे। अब उनको 4 नट नहीं मिले बोइंग वालों को। आपको पता कि बोइंग इज लूजिंग द बिजनेस सो बैडली? आपको पता होना चाहिए। बोइंग इज गोइंग टू इंडिया। और दूसरा चीमा साहब, बात यह करने वाली है, जब नशे की हालत में आप कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, और हर स्टेट ब्रैग कर रही है गवर्नमेंट इस वक्त, देखें जी, इतनी मरवाना, इतनी वीड बिक रही है, हमें टैक्स देखें कितना मिल रहा है। आज मैंने आपको अर्ज किया, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। मेरी बच्ची अभी एडमिशन के लिए कॉलेज में अप्लाई कर रही है, तो मैं खबरें जरा गौर से पढ़ता हूं। जिन स्टेटों के अंदर मरवाना लीगल है, वहां पे बच्चों की एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए ज्यादा है। एक हाई स्कूल बच्चा, जब ये क्राइटेरिया हो कि मैंने उस स्टेट में पढ़ने जाना है जहां वीड लीगल है, आप उससे क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे उस कौम का? फिर क्या ख्याल है? इनको नहीं पता है इनको? ओबामा साहब बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस कौम का फाउंडेशन हिला के रख दिया है। मैं कई दफा कहता हूं कि दिस इज अ वेरी स्मार्ट मैन, एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ अ कंट्री एंड अ नेशन। वेल डन, वेल डन, वेल। हाँ, बिल्कुल सही है तार साहब, आपका जो मौकफ है उसका भी जारी बात है, एक वेटेज है कि इंटरनली। लेकिन बहुत सारे अमेरिकन कहते हैं ये हमारी डाइवर्सिटी है, कि हम जो है टैलेंट को एम्ब्रेस करते हैं, हम इन लोगों को लेके आते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तो ये अच्छे तरीके से ये आइडियाज़ बनाते हैं। ये भी एक आर्गुमेंट आता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो अमेरिकन हैं, जो यहाँ के रहने वाले थे, वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये दोनों तरफ से बस आर्गुमेंट। जी जी। उसमें एक और चीज, आखिरी आइटम ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त मुझे मुताले का थोड़ा जो डिफरेंस नजर आया पिछले दिनों, कि इस वक्त जो चाइना से लोग भाग रहे थे, क्योंकि कोविड ने क्या किया था कि इस वक्त जो दुनिया के मैनेजर्स थे, बड़े बड़े सीईओ थे, उन्होंने एक सबक सीखा था कि हमने सारा कुछ चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं करना। जब वो कंपनियां वहां से भागी हैं, ज्यादातर उनमें से वियतनाम गई हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में होती, कुछ इंडिया में गई हैं, तो मुझे एक ऐसे पढ़ने का इत्फाक हुआ कि सीईओ क्या देखते हैं। सीईओ कहीं प्लांट लगाने के लिए देखते हैं वहां यूनियन के क्या हालात है, वहां वर्कर्स का माइंडसेट क्या होगा। वियतनाम इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वन पार्टी रूल है, यूनियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होने दिया वहां। इंडिया इसमें उनको डेफिशिएंसी देता है कि वहां पे वर्कर जो है उनका माइंडसेट कुछ और है। तो चीमा साहब मुझे ये बताएं, अमेरिका यहां को मैन्युफैक्चर करने का प्लांट लगाएगा यहाँ पे? ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, और जो माइंडसेट है कि बच्चा काम ही नहीं करना चाहता। मैं कल की खबर बता देता हूं, न्यूयॉर्क में ऑफिस बिल्डिंग्स को सबको अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस अपार्टमेंट सारी खाली पड़ी हैं। वर्क फ्रॉम होम इज अ फ्यूचर। 4 दिन कहते हैं, इस वक्त मूवमेंट चल चुकी है कि वीक शुड बी 4 डेज। तो चली कहां से है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री से, स्कैंडिनेवियन से। 4 दिन, 4 दिन काम करके कोई मुल्क तरक्की कितनी करेगा? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। चाइना जो इस वक्त रूल करेगा दोबारा, ये भी बताना चाहूंगा आपको। 6 दिन 9 घंटे रोज काम करने का फैशन है वहां पे, और ये चीज 4 दिन पे, ये 4 दिन पे जाना चाहते हैं। तो अमेरिका का फ्यूचर दीवारों पे लिखा है। मैंने आपको बताया कि अमेरिका इस वक्त बैलेट के ऊपर क्या है,
बैलेट के ऊपर बराक ओबामा का सोशलिज्म है, बैलेट के ऊपर इस वक्त फ्रीडम है, बैलेट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, बैलेट के ऊपर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इसका बैलेट के ऊपर इस वक्त 2024 में फ्यूचर ऑफ अमेरिका है। फॉरेन पॉलिसी छोड़ दें, सर्वाइव करेंगे तो फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएंगे चीमा साहब ये। लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, इस वक्त तक अभी अगर देखा जाए तो इनकी इकोनॉमी इज लार्जेस्ट इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट। देखा जाए तो बातें हैं इनकी, ये फलां कर दिया, लेकिन ये ना स्पेस में जा रहे हैं अब, ये ना दवाइयां सारी मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही हैं, और खासकर मैं बताना चाहूंगा इनोवेशन में पीछे रहते जा रहे हैं। ये मैं क्योंकि यहां बैठा हूं, ना दवाइयां को नहीं बन रही हैं, ना कुछ टेस्ट हो रहा है, इनोवेशन में पीछे जा रहे हैं। और इसमें मैंने आपको 2-3 लोग गिन के बता दिए, उनको अगर यहां से आप जरा माइनस करें, पीछे कुछ भी नहीं है। पीछे सिर्फ बचेंगे पोटेटोज और वीड बचेगी, इनका नशा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत जिस कौम में ये कह दिया जाए कि मैथ इज रेसिस्ट, जो कौम इंक्लूसिवनेस के चक्कर में माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन पे लगा दे, वो कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। और बार मैं कल भी खैर आपके सेगमेंट में एक बात कही थी, जिस सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ खत्म हो जाए, जहां पुलिसिंग खत्म हो जाए, तो सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट्स टेकिंग प्लेस इन दिस कंट्री फास्टली। आखिरी बात आपको अर्ज करना चाहूंगा, कल भी शायद मैंने कही थी कि इनका ओबामा का माइंडसेट क्या है, सारी दुनिया पढ़ रही है, देख रही है कि जितने लोग 15 मिलियन के करीब लोग एंटर कर चुके हैं, और चक शूमर साहब सेनेटर फ्रॉम न्यूयॉर्क बिल पेश कर चुके हैं कि इनको ब्लैंकेट एमनेस्टी के जरिए ग्रीन कार्ड दिए जाए, और फिर उसके बाद कई जगह पे मूवमेंट शुरू कर चुके हैं कि ग्रीन कार्ड के ऊपर वोट देने का हक दिया जाए। तो दिस इज हाउ देयर मास्टर प्लान इज टू मेक दिस कंट्री वन पार्टी रूल, और मे बी दिस इज, और जिस तरीके से रिपब्लिकन्स दे आर नेवर टुगेदर, क्योंकि वहां सारे सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, रिच लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, वर्सेस जो भुखे लोग होंगे, लुटेरे फराडिये छेती इकट्ठे हो जाते हैं, जो रज्जिया बंदा घट किसी के पीछे लगता है। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन देम एंड रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। मेरे ख्याल में द फ्यूचर डजंट लुक राइट। अगर इस दफा रिपब्लिकन, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं करूंगा, कोई रिपब्लिकन अगर इस इलेक्शन में ना जीता, मे बी दिस विल बी द लास्ट इलेक्शन। वो कैसे था सब चीमा साहब? उसके बाद यहां तक मूवमेंट ये भी बनाई जा रही है कि आगे काउंसिल्स बना दी जाएंगी, वो काउंसिल ही जो है डिसाइड किया करेगी। और दूसरा, मैं इसको इलेक्शन मैं अगर देखें ना, 2020 के इलेक्शंस को मैं इलेक्शन नहीं मानता। 26 मिलियन मेल इन वोटर थे, वो इलेक्शन है ये? 26 मिलियन मेल इन वोटर्स, आप इसको इलेक्शन मानते हैं? फिर उसमें मैं एक और आर्गूमेंट देना चाहूंगा, आप पूछ रहे हैं कि इलेक्शन मैं इसको क्यों नहीं मानूंगा। आप मुझे ये बताएं कि जो अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट है, वो बैलेट के बारे में डिसीजन ले रही है। जजेस अनइलेक्टेड है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो बैलेट के बारे में डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त। आज डोनाल्ड ट्रंप, एक मिनट सोचें, अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना होता, कोई केस भी नहीं होना था। आज उनके ऊपर इतने ज्यादा केस हैं जितने अल कैपोन के ऊपर थे, जो एक गैंगस्टर थे। इसको आप इलेक्शन मानेंगे? आप? मैं नहीं मानूंगा इसको इलेक्शन। मैं बल्कि 2020 को भी फिर इलेक्शन नहीं मानता। तो फिर इलेक्शन इस तरह के होंगे जिस तरह सीसी के, आप मिस्र के फतेह अल सीसी के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं कह सकते। आप बांग्लादेश में अपोजिशन के बगैर इलेक्शन को मैं इलेक्शन नहीं कहता। और इस तरह के अगर इलेक्शन होने हैं तो दिन में 3-3 दफा कराएं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है तार साहब, क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए। और ये बात ठीक है कि 2020 के इलेक्शन में पहली दफ़ा अमेरिका के अंदर भी डिस्कशन शुरू हो गई, इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क लग गया, और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ये पोलराइजेशन है, एक अनप्रेसिडेंटेड पोलराइजेशन है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। और लेट्स से जिसे वो कहते हैं ना, वो जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि, सॉरी, रिपब्लिकन कहते हैं कि जो ट्रंप है वो प्रैग्मेटिक रियलिस्ट है। मैं कल रात पढ़ रहा था। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं ये आइसोलेशनिज्म की तरफ हमें लेके जा रहा है। सो आइसोलेशन और डेमोक्रेटिक प्रैग्मेटिज्म जो है वो उस प्रैग्मेटिज्म की बात हो रही है। देखते हैं क्या बनता है आइंदा। मैं आखिरी उसमें थोड़ा सा, सॉरी, आइसोलेशन की बात करना चाहूंगा, क्योंकि आई ऑलमोस्ट ब्रीद रिपब्लिकनिज्म और ब्रीद कंजर्वेटिज्म। कल जब मैं उनकी स्पीच सुन रहा था लास वेगस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि $200 बिलियन अमेरिका दे चुका है, वर्सेस यूरोप ने अभी तक यूक्रेन की जंग में $20 बिलियन दिया है। उसकी मिसाल उन्होंने साथ ये दी थी, पेरिस अकॉर्ड से निकले थे तो वो क्या हालात थे,
देखे ना वो आप कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, सारे इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कहा था कि इनसे जो जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनकी प्रोटेक्शन के हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए। तो इसको आप कहेंगे क्या? आप अमेरिका फर्स्ट की बात करें तो आप क्या ख्याल है कि गलत बात है आपने? और दूसरा ये कि अमेरिका जो और इस वक्त जो अमेरिका के हालात हैं वो, और मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, कोई पुल बनाया इन्होंने, कोई ब्रिज बनाया, कोई एयरपोर्ट बनाया? ताकत ही नहीं रखते, ना विल है इनके पास। तो चीमा साहब, अगर अमेरिका फर्स्ट कहा जाए, मेक अमेरिका ग्रेट कहा जाए कि मैं बनाएंगे इसको दोबारा, तो फॉर अमेरिकन एवरी कंट्री डज इट। टू हैव टू बी नेशनलिस्ट। और टाइटल आपका जो एज ए सुपर पावर आप उसको मेंटेन करने की सलाहियत ना रखते हो, जंगें लड़ने की सलाहियत ना रखते हो, रात के अंधेरे में आपने निकलना भागना हो, तो फिर आपको यू हैव टू लूज द टाइटल ऑफ अ वर्ल्ड्स पुलिसमैन। और आपकी बात ही कोई ना सुन रहा हो, एलाइज छोड़ जाए आपको सारे। आप देखें ना, टोनी बिल्किन साहब को एमबीएस साहब ने कितनी देर अपने ऑफिस से बाहर बिठाए रखा है। इस वक्त वो हर मिडिल ईस्ट के हर दूसरे शहर में 4-4 चक्कर लगा चुके हैं। और उनको तो वो मिलता नहीं भाईजान, जो हमारे वो गाजा वाले हैं, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले, वो नहीं उनसे सही शेक हैंड करते, जिनको 15 साल हो गए इलेक्शन लड़े पे उनको। आपको पता है इस वक्त गाजा के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या बन रहा है? जी। कल एक पूरा ऐसे इसके ऊपर लिखा था कि गाजा के अंदर अगली हुकूमत कौन बनाएगा, क्योंकि सारे के सारे करप्ट हैं। आगे चलाएगा कौन गाजा को? इजराइल तो नहीं चला पाएगा। वो तो पहले तो वो कहते थे कि हम यहाँ रखेंगे, हम खुद रखना चाहते हैं, वो मिन्नतें करते हैं इजिप्ट को, सबको तुम रख लो, जॉर्डन वाले तुम रख लो, उन्हें, बल्कि हो सकता है अमेरिका उनको ले ले, ये भी कोई पता नहीं है। अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है सारे के सारे फलस्तीनी जहाजों में यहाँ आ जाए, जिस तरह पठान भाई आए हैं अफगानिस्तान से बगैर वेटिंग प्रोसेस के। हो सकता है ये भी यहाँ पे डायलॉग चल रहा है वाशिंगटन डीसी के, हो सकता है कि सारे के सारे गाजा के जितने फलस्तीनी हैं उन सबको अमेरिका ले आया जाए। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ब्लंडर तो बोर हो रहे हैं काफी अरसे से। अगर 15 मिलियन आ सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके सारी दुनिया, तो उनको भी लिया जा सकता है। लेकिन जब दूसरी तरफ ये डायलॉग हो रहा है कि वहां पे आगे फ्यूचर चलाएगा कौन, तो दुनिया परेशान है, क्योंकि सारे के सारे तो करप्ट हैं फलस्तीनियन। ये भी दुनिया के लिए एक मसला है कि हु विल रन गाजा। कोई रीजनेबल, कोई रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर वाला बंदा तो उनको मिल ही नहीं रहा। वो सही है, सही कह रहे हैं तार साहब। और आपकी बात सही है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर क्रेडिबल इलेक्शंस अमेरिका के अंदर होते हैं तो अमेरिका एक लार्जर पोलराइजेशन से बच सकता है। जो ये पिछले 4 साल उस पोलराइजेशन को हम पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, पॉलिसी लेवल पे, हम कांग्रेस में, मीडिया में उसको कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं। सो इन इलेक्शंस का क्रेडिबल होना इन एवरी वे, जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो अगर रिपब्लिकन जीतें तब भी, डेमोक्रेट्स जीतें तब भी, अदरवाइज एक लार्जर क्योस फैलेगा, जिसको जारी बात है फिर हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे क्रेडिबल इलेक्शंस नहीं होते वो भी क्वेश्चन करते हैं कि देखो अमेरिका में भी ऐसे हुआ है। तो ये चीज़ें तो जो है वो है बिल्कुल एक चीज़ें हैं। एनी और थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आज तो बड़ा अच्छा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमने बात की है सर। आपके बात का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।